सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है उसके पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता था। इतना असलहा, इतने जहाज़, इतने एटम बम, इतना पैसा और ऐसी भरपूर ताकत कि दुनिया में उसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है, कोरोना वायरस की वजह से अमवात सबसे ज़्यादा हुई हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मरीज़ हैं, डॉक्टर्स भी सबसे ज़्यादा जो इस वायरस में मुब्तला हो गए हैं, उनकी हलाकत भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। अब तक कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट का। लोग तसव्वुर करते थे कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के साथ कभी ये दौर, ये वक्त ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती जो उसके काबू में ना हो। लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तो एक अमेरिका जैसा मुल्क, फिर हम देखें पाकिस्तान को, जिसके पास सेहत के कोई वसाइल मौजूद नहीं है, फ़ंड बहुत कम रखा जाता है बजट के अंदर, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरियात की चीज़ें नहीं होती। और ये कोरोना जैसा वायरस ये तो देखता नहीं है कि तुम बादशाह हो, प्राइम मिनिस्टर हो, शहजादे हो, कौन हो, किस मज़हब के हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कौन हो, ये तो बस जिस तरह से चिपक रहा है जान ले लेता है। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि एशियाई ममालिक में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसे सबसे ज़्यादा ख़तरात हैं। हम किस तरह से इससे निपटेंगे, किस तरह से निकलेंगे? जब अमेरिका जैसा मुल्क नहीं निकल पा रहा तो फिर पाकिस्तान कैसे निकलेगा, कैसे निपटेगा? इस घंटे के अंदर, इस आवर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अहम डॉक्टर्स अमेरिका से हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा डॉक्टर कैसर सज्जाद से। मुसलसल इस कैंपेन के अंदर हम डॉक्टर कैसर सज्जाद को अपने साथ रखे हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत अहम रोल पर हैं, बहुत अहम कैंपेन भी चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नया वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान एशियाई ममालिक में उन ममालिक में शामिल है जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने के चांसेस हैं, हम कैसे निपटेंगे इससे? आपको क्या नज़र आ रहा है? अब तो कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है यूएन काउंसिल्स के अंदर, बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में। हम कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे? फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मुझे अफसोस है कि 22 जनवरी को हमने ये एक प्रेस रिलीज़ दी, फिर 23 जनवरी को एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए आवाम को भी और सरकार को भी ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके अंदर क्वारंटाइन बनाने की दरख्वास्त की थी, जिसके अंदर हमने जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर क्वारंटीन बनाने थी और थर्मल स्कैनर उनकी, लोगों की जो बाहर से आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी थी, और फिर एक सेपरेट आईसीयू बनाना था। और उस वक्त मैं, जो मेरे प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ है कि 6 लोग वुहान सिटी में, चाइना में इंतकाल कर गए और 300 के करीब लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक इसका जो उसूल है, जो कि हमारा नारा भी यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि वायरस को हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं, वायरस को सिर्फ हम प्रिवेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़रूर है उसकी, और उसकी बहुत सारी बातें और भी आ रही हैं ट्रीटमेंट के लिहाज से, जो कि चाइना में और दूसरे लोगों ने तजुर्बात किया है, उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारा मसला ये हुआ कि सरकार वो हिसाब से जिस तरह करना चाहिए, जब सरकार ने जो चीज़ करने की कोशिश की, हम आवाम ने उसको फॉलो नहीं किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक आवाम हुकूमत का साथ नहीं देगी, ये मैं नहीं समझता कि ये बीमारी हमारे मुल्क से ख़त्म होगी। और आज 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ कि देखिए, इस जो सिस्टम चल रहा है, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आपको शायद याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक
में हमें पता चलेगा कि ये कितना है। मुझे लगता है कि इसमें तादाद बढ़ेगी, और जो कि अब तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। हमें डर है कि ये मजीद तादाद बढ़ेगी, बल्कि डेथ की भी तादाद बढ़ेगी, क्योंकि हम उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। साइड पर जा नहीं रहे, जो बातें मुसलसल कहते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। मेरे साथ डॉक्टर नाहिद उस्मानी साहिबा जो कि अपना की प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त स्काइप लिंक के जरिए मौजूद। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद इस ट्रांसमिशन में। अमेरिका के अंदर सोचा नहीं जाता था कि कभी ऐसा वक्त आएगा जो इस वक्त हम खबरें देख रहे हैं। CNN कह रहा है, फॉक्स कह रहा है, दुनिया भर के सारे मीडिया हाउसेस कह रहे हैं अमेरिका के अंदर हेल्थ का निज़ाम क्लैप्स कर गया है। अमवात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, डॉक्टर्स जो हैं वो इस वबा के अंदर इलाज करते हुए इसमें जो है वो फंस रहे हैं, उनकी भी डेथ्स हो रही हैं। आखिर ये क्या वजह है? हेल्थ का निज़ाम कैसे अमेरिका का क्लैप्स कर गया? आपने सोचा था कभी ऐसा होगा, कोई ऐसा सीन होगा और अमेरिका बिल्कुल क्लैप्स कर जाएगा, हेल्थ का सिस्टम बचेगा ही नहीं, काबू नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा किसी की कैलकुलेशन में इस लेवल का पेंडेमिक दुनिया में इमेजिनेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहती कि हेल्थ सिस्टम को लैप्स कर गया है, लेकिन मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ गई है। और आप पाकिस्तान की सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हाँ, अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं इम्प्लीमेंट हुई, 2-3 हफ्ते से इम्प्लीमेंट हुई है। उससे पहले तो एक तरह से डिनायल था, जैसे पाकिस्तान में डिनायल है। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, काम पे जा रहे थे, फैक्ट्रियां चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। देखे ना, बॉस्टन के अंदर बड़ी मीटिंग हुई तो फिर कोविड-19 के इन्फेक्शन होने शुरू हुए, पहली दफ़ा बॉस्टन जहां मैं रहती। मेरा ये ख्याल है कि सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। हमारे जो अस्पताल हैं उनके अंदर कैपेसिटी इतने लेवल के एंडेमिक की हैंडल करने की नहीं थी। आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला है। 6,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं अमेरिका में, 6,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। दुनिया का सबसे मजबूत, फाइनेंशियली भी सबसे ज़्यादा मजबूत हेल्थ का निज़ाम अमेरिका का, और वहाँ पे सारी दुनिया के अंदर स्टेप्स लिए जा रहे थे। आप भी समझती कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स बहुत बाद में लिए, बहुत एयरपोर्ट्स बहुत लेट बंद किए, तकरीबन 5.5 लाख चाइनीज़ अमेरिका में आ गए, 2.2 मिलियन लोग जो हैं वो ट्रैवल करके मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका में पहुँच गए। चाइना से लोग पहुँच गए जिनको खुद अपने जहाज़ों के अंदर अमेरिका लेकर आया, और उसके बाद रिलैक्स था कि कोई मसला नहीं है। तो ये फैसले की भी तो गलती है, बहुत बड़ी गलती जो फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने। जी, एक्चुअली जो लेटेस्ट डॉक्टर फॉची की रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में कोविड है वो ट्रेस होता है यूरोप के साथ, और यूरोपियंस की ट्रैवल तो इन्होंने बंद कर दी थी मेरे ख्याल 3 या 4 मार्च को, लेकिन तब भी बहुत सारे यूरोपियन आ चुके थे। तो मेरा ख्याल है कि चाइना से कोविड अमेरिका में नहीं फैला, ये यूरोप से फैला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर तारिक इब्राहिम साहब हमारे साथ न्यू जर्सी से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा अमवात न्यूयॉर्क में हो रही हैं, उसके बाद न्यू जर्सी में हो रही हैं। न्यूयॉर्क के अंदर बताया जा रहा है कि जो अब तक अमवात हुई हैं 8,627 लोग अपनी जानों से गए हैं, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी भी न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी के अंदर उनका इंतकाल हुआ है, जाँ बाक हुए हैं। ये सूरत हाल डॉक्टर्स के लिए कैसी है, जो आप देख रहे हैं इतना मजबूत सिस्टम अमेरिकन हेल्थ का, और वो बिल्कुल काबू नहीं कर पा रहा है और अभी भी नहीं कर पा रहा है? किस तरह देख रहे हैं आप ग्राउंड पे सूरत हाल डॉक्टर साहब? डॉक्टर तारिक इब्राहिम। डॉक्टर तारिक इब्राहिम की कॉल ड्रॉप हो गई। यही सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं डॉक्टर नाहिद उस्मानी साहिबा। ये इतनी सारी अमवात न्यूयॉर्क के अंदर, इतनी ज़्यादा, मतलब ये यकीन नहीं आ रहा है कि 8,627 लोग एक्सपायर हो गए हैं न्यूयॉर्क में, और न्यू जर्सी दूसरे नंबर के ऊपर है। ये क्यों? मतलब इतने बड़े शहर का इतना बुरा हेल्थ सिस्टम? नहीं, अगेन आप हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है, आप हर जगह ऊबर
और टैक्सीज लेके पहुंचे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। और फिर एक दफ़ा कोरोना हो जाए और उसके अंदर 4 से 6% जिनको सिवियर होता है, जो कि वेंटिलेटेड होते हैं, उनमें एक दफ़ा आप वेंटिलेटर पे चले जाएं तो सर्वाइवल के चांस बहुत कम है। 25 to 30% सिर्फ बच जाते हैं अगर वेंटिलेटर पे जाएं। अच्छा। एक तो खैर सबको आप वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मोर्टेलिटी बहुत हाई है इस बीमारी की। अच्छा, ये बताइए कि आप अपना की प्रेसिडेंट हैं, ये पाकिस्तानी फिजिशियंस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हज़ारों की तादाद के अंदर डॉक्टर्स इसमें मेंबर हैं पाकिस्तानी। ये इस वक्त कोई हिकमत अमली है? हमेशा क्राइसिस के अंदर अपना 2 कदम आगे बढ़कर कोई प्लान बनाती है। इसमें तो खुद अपना एक मुश्किल मरहले के अंदर है, डॉक्टर्स ही जो हैं बहुत मुश्किल मरहले के अंदर हैं। कोई प्लान है आपके पास, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कैसे इस पे काम करेंगे? पहले तो आप अमेरिका में ही काम करेंगे, पाकिस्तान भी इसमें बड़ी जद के अंदर है, तो अपना पाकिस्तान में आके किस तरह से काम कर सकता है? जी, तो एक तो आपको पता है पाकिस्तानी डॉक्टर फ्रंट लाइंस पे हैं इस बीमारी में, जो ख्याल रख रहे हैं। बल्कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के इलाके में 30-40 अपना के मेंबर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोविड-19 हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ कोई पाकिस्तानी डॉक्टर का कोविड से जान बहक नहीं हुआ। अनलाइक इंग्लैंड, जहाँ 2 बड़े अपना यूके के डॉक्टर्स जो हैं बहुत बीमार हैं और कुछ डॉक्टरों का उधर इंतकाल हुआ है। देखें, अपना का 3 प्रोंग का है। एक एजुकेशन का है, इंसेंटिव जाहिर है डॉक्टर्स, दूसरे डॉक्टर्स को जो यहाँ डॉक्टर कोविड-19। डॉक्टर तारिक इब्राहिम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कनेक्टेड है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क के अंदर 8,627 अमवात अब तक हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अमवात न्यूयॉर्क में हो रही हैं, न्यू जर्सी में अमवात हो रही हैं, पाकिस्तानी भी जहाँ बाग हो रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में लोग सोचते नहीं थे, शायद कभी नहीं समझते थे कि किसी के जहनों गुमावन में भी नहीं था कि अमेरिका के अंदर कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें इतनी अमवात होंगी, और डेली बेसिस के ऊपर जो डेटा है वो हैरान कर देने वाला है। आप क्या देख रहे हैं? इतना बड़ा मजबूत सिस्टम, हेल्थ का निज़ाम, जिससे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि लोग ज़्यादा, पेशेंट ज़्यादा हैं, हेल्थ का निज़ाम इसलिए क्लैप्स कर गया है। सिस्टम ठीक था लेकिन मरीज ज़्यादा हो गए। आप भी समझते हैं कि इतने ज्यादा मरीजों की वजह से अमेरिकन हेल्थ सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर गया? डॉक्टर तारिक इब्राहिम। फैसल साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। तो हमारे को इसको डिफरेंट एंगल से देखना होगा। इस वक्त अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट जो हॉस्पिटल का नंबर है वो 6,000 से ज्यादा है, 6,200 के करीब है। और यूरोप के अंदर तमाम कंट्रीज मिला के ऑलमोस्ट अबाउट 5,000 के करीब है। अमेरिका जो है वो तकरीबन $4.4 ट्रिलियन का इनका सालाना बजट है, जिसमें से 23% केयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में खर्च करता है। अमेरिका सबसे बड़ा डोनर है WHO का। 2 इयर्स में अमेरिका ने ऑलमोस्ट $400 मिलियन जो है वो WHO को दिए थे। उसके अलावा ये ह्यूज अमाउंट जो है वो CGC को $मिलियंस बजट होता है, और ये फिर अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट करते हैं, सो फोर्थ, और पब्लिक सेक्टर में खर्च करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि इतना कुछ होने के बावजूद दुनिया की इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बाद इतना बड़ा क्राइसिस कैसे हुआ? तो उसका क्राइसिस की मेजर वजह यही है कि ये एक ऐसा रियल किस्म का वायरस है कि जो सिर्फ इमीडिएट ह्यूमन कॉन्टेक्ट से जो है वो फैलता है। अब हुआ ये कि जब चाइना से फ्लाइटें आई हैं, चाइना के न्यू ईयर के बाद, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 30-40 फ्लाइट्स थी। और अगर हम एवरेज लेंगे कि एक फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग हैं, तो ऑलमोस्ट 9-10,000 लोग जो हैं वो। तो आप ये कह रहे हैं चाइना से आया है कोरोना, जो है अमेरिका में चाइना से आया। डॉक्टर साहब कह रही हैं कि कोरोना जो है यूरोप से आया है। लेकिन जो फ्लाइटें जो यूरोप और चाइना से फ्लाइटें यहाँ आई हैं वो प्राइमरी सोर्स थी। अब लोग मोस्टली चाइना वाले जो आ रहे थे वो मैनहट्टन में रहते हैं। अब मैनहट्टन में मोस्टली लोग कम्यूट करते हैं से या बस से। अब पूरे न्यूयॉर्क के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसमें क्वींस है, लॉन्ग आइलैंड है, में तमाम कम्यूट जो है प्राइमरीली वो ट्रेन है और बाय बस है।
डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, डॉक्टर तारिक इब्राहिम एक चीज़ बताइएगा, टोटल पाकिस्तानी कितने इफेक्ट हुए हैं? पाकिस्तानियों के बारे में मुख्तलिफ किस्म की आ रही है, कहीं पे डेटा जो है वो सही नहीं। आप चूँकि वहाँ पे कम्युनिटी में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके पास कोई डेटा है न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में कितने पाकिस्तानी जाँ बाक हो चुके हैं इस मर्ज से? कोई कंक्रीट नंबर नहीं है। मैंने कोशिश की थी एम्बेसी से कि एम्बेसी जो है उसको लीड करे, इसलिए कि ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है, क्राइसिस का जमाना है, कोई बात नहीं करता। आप हॉस्पिटल फोन करें तो एक घंटा आधा घंटा वेट करना। वैसे अंदाजन कितने? अंदाजन कितने? नहीं है, लेकिन मेरा एक अंदाजा है जी, अंदाजन मेरा ख्याल है कि बिटवीन 70 to 100 के करीब पाकिस्तानियों की डेथ हुई है। 70 से 100 के दरमियान पाकिस्तानियों, लेकिन जो मैं पहले फिगर्स मिल रहे हैं जी। अच्छा, ये बॉडीज पाकिस्तानी को कैसे मिल रही हैं? जब इंतकाल हो जाता है इस मर्ज में तो किस तरह हॉस्पिटल से मैकेनिज्म क्या है? वर्षा को बॉडी देते हैं या खुद तदफीन करते हैं या सर्द खाने में रख देते हैं? क्या होता है इस सारे प्रोसेस में? हाँ, ये भी एक बहुत क्राइसिस की सिचुएशन है। यूजुअली ये होता है कि हॉस्पिटल से बॉडी जो है फ्यूनरल होम जाती है, फिर वहाँ जो भी लवायतीन है वो जाते हैं, उसके बाद फिर वो बॉडी जो मस्जिद चली जाएगी या सिनेगॉग चली जाएगी, यहाँ भी जाना है, फिर वो अपनी रिलीजियस वे से उसकी तदफीन करते हैं। अब चूंकि इंतहाई बैकलॉग की सिचुएशन है, एटलीस्ट 8 से 10 दिन लग रहे हैं बॉडी को मिलने में। 8 से 10 दिन लग रहे हैं? सिंगल होम भी बैकलॉग है, जी हाँ, तमाम बॉडी जो है वो सर्द खाने में भेजी गई हैं। पाकिस्तानी जो मुस्लिम सिंगल होम्स हैं उन्होंने जो है वो ट्रैक्टर ट्रेलर ले लिए हैं, वो फ्रीज होते हैं, उसमें बॉडियां रख दी गई हैं। बॉडी फैमिली को नहीं दी जाएगी, वो बॉडी प्लास्टिक बैग में डाल के सिंगल होम चली जाएगी। जब सिमेट्री से, जब कब्रिस्तान से इजाजत मिलेगी, वहाँ बैकलॉग है एक्चुअली, तो वहाँ से 8 से 10 दिन का बैकलॉग है। इस वजह से ये एक बड़ी बहुत खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है। आप देखें ना जी, 3-4 हजार बॉडियां पड़ी हुई हैं, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, करने वाले हैं नहीं है, इस वजह से सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। अमेरिका में बॉडीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक शहाब ने, अमेरिकन बहुत नामवर डॉक्टर हैं, वाशिंगटन में होते हैं। उनकी अहलिया पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करती रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, अदाकारा हैं। रीमा खान वो इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। डॉक्टर साहब लाहौर पाकिस्तान आए हुए थे, इस दौरान क्राइसिस आया, वो लाहौर में ही है। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो एक वीडियो कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मास्क पहनना है। रीमा उनकी बहुत मदद कर रही हैं। मैं चाहता हूं दोनों को खुशामदीद कहूं इस ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद, रीमा खान साहिबा आपको भी बहुत खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया इनवाइटिंग अस। जैसा आपने कहा कि मैं अर्ली मार्च में जो यहाँ आया था एक्चुअली, और उसके बाद ये क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैला कि उसके बाद रीमा ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये है तो हमें कुछ करना चाहिए। और चूँकि लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, हॉस्पिटल जा नहीं सकते, लोगों के पास जा नहीं सकते, तो हमने बैठ के ये सोचा कि किस तरह से हेल्प की जाए। तो हमने यहाँ पे घर से ही वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि पब्लिक हेल्थ मैसेजेस देने के लिए। चूँकि सोशल मीडिया में इतनी सारी र्यूमर्स फैल रही हैं कि इसके लिए ये करें और ये ट्रीटमेंट है, और आपको जैसा पता होगा। डॉक्टर साहब मैं वो क्लिप चलवाता हूँ जिसके ज़रिए रीमा अपने हस्बैंड डॉक्टर तारिक के साथ लोगों को शऊर देनी है, मास्क किस तरह पहनना है। एक बहुत ही यूनिक किस्म का मैसेज है। लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर इनके क्लिप्स के ज़रिए बहुत आसानी से अपने बहन भाइयों को, अपने घर में बुज़ुर्गों को, बच्चों को समझा सकते हैं कि मास्क किस तरह पहनना है, हाथ कैसे धोना है, एहतियात कैसे करनी है। इस ज़रा क्लिप में देखिए। फेस मास्क के हवाले से एक हफ्ता कबल जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत मुख्तलिफ थी, और ये खास तौर पे कहा गया था कि जिन लोगों को जुकाम है, गला खराब है, या इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं, या कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, ये मास्क उनके लिए ज्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन आम आदमियों को इसकी जरूरत नहीं है। जी तारिक, ये आपने सही कहा कि आज CDC की गाइडलाइंस जो है वो चेंज हुई है मास्क के हवाले से। पहले ये कहा गया था कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स या जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वास्ता हो कोविड-19 पेशेंट्स के साथ वो मास्क पहने, लेकिन अब CDC ने कहा है कि तमाम पब्लिक जब बाहर जाए, चाहे वो शॉपिंग के लिए जाए, चाहे बैंक जाए, उनको मास्क पहनने की हिदायत की गई। ये तीनों चीजें करते हैं तो 91% चांसेस है कि आप इन्फेक्शन से बचे रहें। तो ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है और इसी वजह से ये हिदायत की गई है। असल में सूरत हाल ये है कि हर घर में जितने भी अफराद हैं सबको शऊर होना चाहिए इस बीमारी से बचने का। छोटा सा बच्चा बच्ची उनको भी
मर्द हजरात हैं उनको भी, ख़वातीन को भी, जो बुज़ुर्ग घर पर हैं उनको भी, लेकिन ये सही शऊर हासिल सही लोगों से हासिल करना चाहिए। डॉक्टर्स बता रहे हैं, और इस वाली ट्रांसमिशन में मुस्तनिद डॉक्टर्स जो दुनिया भर में पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर भी ये काम कर रहे हैं वो हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक। उसके बाद आपको बताएंगे कि रीमा साहिबा किस तरह से शऊर दे रही हैं इन क्लिप्स के ज़रिए। डॉक्टर तारिक इब्राहिम भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर तारिक भी शाह भी हमारे साथ हैं। न्यूज़ ब्रेक के बाद इनसे बात करें। वेलकम बैक। असल में इस वक्त शऊर ये हासिल करना है और आगे भी देना है कि किस तरह कोरोना वायरस से बचना है, बच्चों को समझाना है। ये शॉर्ट टर्म सिलसिला है, ये लॉन्ग टर्म है, ये अब हमारी ज़िंदगियों में रहेगा, और जब तक भी दुनिया में एक कोरोना का पेशेंट है तब तक ये मामला रहेगा। और अभी तो इब्तिदा की सी सूरत हाल है, पाकिस्तान में ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। दुनिया के बड़े इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो बड़े ख़तरात के अंदर है। अब किस तरह लोगों को समझाना है, किस तरह बच्चों को समझाना है, बहन भाइयों को, वालदैन को किस तरह समझाना है, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से करनी है, हाथ किस तरह धोना है, मास्क किस तरह लगाना है, किस तरह पढ़ना है, कारोबार करना है, चलना है, ये ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें शामिल रखनी है। इसके बगैर इससे बचा नहीं जा सकता। इस ट्रांसमिशन के अंदर मेरे साथ रीमा खान साहिबा मौजूद हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर तारिक शहाब मौजूद हैं लाहौर से। मैं उनसे बात जो बीच में रुक गई थी, मैंने उनका क्लिप दिखाया था कि किस तरह एक वेबसाइट उन्होंने बनाई है, उस वेबसाइट के ज़रिए लोगों को शऊर दे रहे हैं। और चूँकि डॉक्टर साहब जिस अंदाज में शऊर दे रहे हैं टेक्निकली बहुत साउंड है, फॉलो करने के लिए बेस्ट चीज़ है। उनकी वेबसाइट का एड्रेस भी थोड़ी देर में आप नीचे देखिएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक, आप ये जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये आइडिया किसका है? रीमा खान का आइडिया है, आपका आइडिया है? चीज़ अच्छी तरह समझ आ रही है, लोग फॉलो करेंगे, अपने आप को भी बचाएंगे, अपनी फैमिली को भी बचाएंगे, लेकिन आइडिया किसका है? ये हम दोनों का आइडिया था, इसलिए कि लॉकडाउन जब हुआ तो सबकी तरह हम भी घर से बाहर नहीं जा सकते थे, और मैं पाकिस्तान में था तो रीमा भी थी, तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तानियों की किस तरह से हेल्प करें। तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस जो है वो करें, और हम इनको जो सही ऑथेंटिकेटेड बात जो कि CDC से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाइड है वो हम अपने वीडियो मैसेजेस के थ्रू इनको देते हैं। और इसकी बड़ी रिस्पांस आई है, इसलिए लोगों ने बड़े सवालात पूछे हैं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी इस कोशिश से, इस मेहनत से लोगों का कुछ फ़ायदा हो रहा है। अच्छा ये बताएं रीमा, आप ये बताइए कि बच्चों को समझाना, ख़वातीन को समझाना, ख़वातीन सीनियर सिटीजन को समझाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना। मैं तो जो बात कह रहा हूँ, लेकिन शायद आप जिस तरह से समझ रही हो, डॉक्टर साहब के साथ रहकर आप कितनी अहमियत दे रही है इस चीज़ को कि लोगों के लिए समझना कितना ज़रूरी है, कितना ये ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर ये स्टेप्स शामिल कर लें और इस तरह को फॉलो करके अपने आप को, अपने बहन भाइयों को, घर वालों को बचाएं। देखिए फैसल साहब, सबसे पहले तो हम सबको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि ये जो वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है कि जिसका कोई मालूम नहीं कि किस वक्त कितनी मुद्दत तक ये ख़त्म होगा, और ये सबको मालूम है कि इसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। इट्स अ वेरी लीथल एंड वेरी डेंजरस वायरस। ये कोई आम फ्लू वाला वायरस नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कितना ख़तरनाक है। अब उसके बाद आ जाती है बात एहतियाती तदाबीर की। ये भी सब लोगों को मालूम है कि अभी तक पूरी दुनिया के अंदर इसकी कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई, तो हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं? एक तो सब्र और एहतियात, लोगों को पेशेंस लूज़ नहीं करने। अभी देखिए, मैं मिसाल देना चाहूँगी, आप चाइना को, सिंगापुर को, जापान को देखें, नॉर्थ कोरिया को देखें, जिन जिन ममालिक ने लॉकडाउन किया, जहाँ की आवाम ने अपनी हुकूमत की बात सुनी, वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ ये वायरस जो है वो ख़त्म हुआ। बिल्कुल सही बात। अभी जैसे पिछले दिनों जापान ने दोबारा से स्कूल खोले बच्चों के, तो बहुत सारे 1000 से शायद ज़ायद लोग जो हैं वो दोबारा से इस वायरस का शिकार हो गए। तो देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, पूरी दुनिया इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। हमें ये देखना है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का कैसे इस्तेमाल करना है और दूसरों को भी एहसास दिलाना है। जैसे कि मैं बताऊं,
मैं पाकिस्तान में आई हूँ तो मेरी कज़न्स, मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार सब मुझसे मिलना चाहते हैं और सब मुझे कहते हैं कि हम में से किसी को कोई ज़ुकाम नहीं, खांसी नहीं, तो हम घर आ जाएं, हम आपस में गपशप लगाते हैं। तो देखें, दिस इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने उनको बोला कि बिल्कुल नहीं, अभी जब तक गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, अभी जब तक लॉकडाउन है, जब तक हमारी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, हमें सब्र से काम लेना है, एहतियात से काम लेना है। और घरों में रहकर ना सिर्फ हमें अपना ख्याल रखना है, अपने बुज़ुर्गों का रखना है, जो घर के अंदर हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे सर्वेंट्स हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है और हमें इसके साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो देखिए, ख़वातीन की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत मजबूत, नाजुक तो बनाया मगर बहुत मजबूत बनाया है। इसको ना सिर्फ घर की सारी चीज़ों को देखभाल करनी है और उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। कैसे आपको तमाम घर की जिम्मेदारियों को निभाना है, सफाई का ख्याल रखना है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, सबके खाने पीने का ख्याल रखना है, और उससे भी ज़्यादा आपको बहुत सब्र के साथ तमाम लोगों के मूड्स को भी टॉलरेट करना है। तो ये इस वक्त समझिए कि हम सब पर एक इम्तिहान है, और कोई भी दुनिया में इम्तिहान हो, जब तक आप सब्र से उसका मुकाबला नहीं करेंगे, आप उस पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर कैसर सज्जाद साहिबा। ये साहब जिस तरह से रीमा खान ने बताया, और मेरा ख्याल ये है कि अगर ये वाली बातें जो उनके हस्बैंड डॉक्टर तारिक कर रहे हैं एक वेबसाइट के ज़रिए, बहुत तरीके से, डिसिप्लिन से हर आदमी को समझ आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की काविश है। ये लोगों को शऊर देने की कैंपेन्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद? फैसल, ये मैं तो तारिक को और रीमा को बहुत बात देता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यही चीज़ है हमारे यहाँ जो लैकिंग है, वो अवेयरनेस की, हेल्थ अवेयरनेस की लैकिंग है। और इस मौके पे मैं बारहा कहता रहा हूँ कि लोग एक दूसरे को बताएं। जब टेलीविज़न पे कोई डॉक्टर आके कोई बात करता है या रेडियो से कोई अवेयरनेस देता है तो ज़रूर सुने। इस बीमारी की पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो इस बीमारी के अंदर कोई इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। वैक्सीन तो खैर दूर की बात है, इस पर काम चल रहा है, वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन के लिए है। लेकिन इस वक्त जो इलाज है वो इसका सिर्फ तीन इलाज है। एक इलाज नंबर 1 पे एहतियात है, इस बीमारी को फैलाव को बचाने के लिए एक नंबर 2 पे एहतियात है और बीमारी को फैलाने के लिए रोकना है। नंबर 3 पे एहतियात है, इस बीमारी को फैलाव से रोकना है। ये इसका इलाज है, इसके अलावा एहतियाती इलाज है, इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। लिहाजा जो इम्पॉर्टेंट बात है हमें सीखना ये है कि वो जो कंट्री जिन्होंने स्टेप्स ऐसे उठाए जहाँ पे बीमारी कम हो गई है, ख़त्म होने वाली है, उनको देखें। हमने वही काम करना है, हमने वो काम नहीं करना है जैसे अमेरिका, यूरोप, ईरान और दूसरे ममालिक में जहाँ तेज़ी से बीमारियाँ फैल रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या किया लोगों ने। देर से उनको समझ में आया कि हमें घर पे बैठना है, हमें डिस्टेंस रखनी है अपने साथ, अपने घर में भी डिस्टेंस रखना है एटलीस्ट। अब पहले ये देखिए कि मैंने भी आपके प्रोग्राम में बताया कि कम से कम 3 फीट 1 मीटर का फासला रखें, फिर उसके बाद हमने शुरू किया कि 6 मीटर। अब लेटेस्ट जो आ गया है वो तकरीबन 13 मीटर के फासले तक ये बीमारी आपको ट्रांसफर। 13 मीटर तक कैसे रहेंगे पाकिस्तानी? कितना मुश्किल काम है, दुनिया में नहीं रह सकते 13 मीटर दूर, इतने बड़े घर ही नहीं होते हैं। लेकिन बात सही है आपकी, लेकिन हम कम से कम 3 फीट या 1 मीटर का तो फासला रखें, हम तो वो भी नहीं रख रहे हैं। और उसके लिए मैं समझता हूं कि जब तक आवाम साथ नहीं देगी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आवाम को साथ देना है, कैंपेन चलानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर नाहिद उस्मानी साहिबा। मैं डॉक्टर नाहिद उस्मानी साहिबा से इसी से मिलता जुलता एक सवाल कर लूं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। डॉक्टर साहिबा, ये जो कैंपेन्स चल रही हैं, जिस तरह की डॉक्टर तारिक शहाब और रीमा खान साहिबा कैंपेन चला रहे हैं शऊर देने की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? सेम सवाल असल में लोग हमारे पाकिस्तानी तो सीरियस ले नहीं रहे। वो कह रहे हैं छुट्टियां हैं, बाहर क्रिकेट खेलते हैं, कंपनी चल रही हैं, मुर्गों की लड़ाइयां हो रही हैं, ताश खेला जा रहा है, डब्बू खेला जा रहा है, पता नहीं उसको सीरियस नहीं लेते। किस तरह लोगों को और समझाने का आपके पास कोई तरीक़ेकार है? किस तरह लोगों को गाइड करें कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, दूर रहें, मास्क पहने, हाथ धोएं? देखें, जो आप इस वक्त कर रहे हैं ना, ये सबसे ज़रूरी काम है कि सोशल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, एक ही मैसेज बारी बारी दिया जाए कि 2 मीटर का आपस में फासला रखें, बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, अपने आप को बचाएं, अपनों से दूसरों को बचाएं।
ये रेपुटेशन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ये करें। जो तारिक और रीमा कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, कि बिल्कुल उनका दे वर राइट ऑन द टारगेट शुरू से, कि जब तक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन नहीं की जाएगी और ये मैसेज आप लोग आगे लेके नहीं जाएंगे तो हमारी कौम नहीं समझेंगी। और सबसे बड़ा ज़रूरी है कि मौलवियों को और मस्जिदों में उनको यूज़ करना चाहिए कि वो खुतबों में इलेक्ट्रॉनिकली अपनी सारी कॉन्ग्रेगेशन को बताएं कि एहतियात करें, एक साथ ना मिलें, वर्चुअल जुमे की नमाज पढ़ें। देखें यहाँ भी जो चर्च के पास्टर्स वगैरह हैं उनको बड़ी मुश्किल से रोका जा रहा है। आज ईस्टर है जी हाँ, तो अमेरिका के अंदर ये इतनी बड़ी बात है कि आप चर्च जाके इबादत ना करें। कल पैस ओवर था यहूदियों का, सब लोगों को रोकना बहुत जरूरी है, बल्कि उन पास्टर्स को जो कि ब्रेक कर रहे हैं ये लॉ, जेल में डाल रहे हैं लोग। अच्छा डॉक्टर तारिक इब्राहिम, ये जो कानून साजी हो रही है वक्त के साथ साथ बहुत सख्त होती जा रही है। सऊदी अरब, आप बहुत आते जाते हैं, सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू है, यूएई के अंदर कर्फ्यू है, कतर कर्फ्यू है, सूरत हाल सख्त है। अमेरिका के अंदर भी कहा, कुछ रियासतों के अंदर कानून आया है कि अगर कोई पड़ोसी से भी मिलेगा तो $1000 उसके ऊपर जुर्माना है। ये जो कानून साजी सख्त हो रही है, इस कानून साजी से भी असर पड़ेगा, लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, आप देख रहे हैं। और दूसरा ये कि जो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को सेफ रखना, इलाज करना, अपने आप को बचाना, इस पे आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से अपना और पाकिस्तानी फिजिशियंस जो है वो किस तरह से काम कर सकते हैं? न्यूयॉर्क स्टेट का तकरीबन 2500 के करीब पाकिस्तानी फिजिशियन, और मेरा अंदाजा है आवाज ठीक नहीं आ रही डॉक्टर तारिक इब्राहिम की। मैं डॉक्टर साहब कहिए। मैं कह रहा हूँ ये एक एक्टिव वॉर है, ये ग्लोबल वॉर है, और वॉर के अंदर मुजाहिद जो है वो भागते नहीं है। तो पाकिस्तानी फिजिशियन जो है एक्टिव पार्ट कर रहे हैं इस वॉर के अंदर। तकरीबन 250 के करीब पाकिस्तानी फिजिशियन न्यूयॉर्क स्टेट में काम कर रहे हैं एक्टिवली। इस तरीके से 200 के करीब फिजिशियन जर्सी के अंदर हैं, और मेरी अंदाज के मुताबिक तकरीबन 70-80 पाकिस्तानी फिजिशियन जो है वो इस वायरस का शिकार है। मैं दोबारा आता हूँ, आपकी आवाज़ ज़रा ठीक तरीके से नहीं आ रही डॉक्टर तारिक इब्राहिम। डॉक्टर तारिक साहब, ये आप पाकिस्तान में हैं, लकीली हम समझे पाकिस्तान में, आप अभी अमेरिका में होते तो आप भी फ्रंट लाइन पे खड़े होते, इसी तरह काम कर रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे ये काम लेना था कि पाकिस्तानी कौम को शऊर दें। आपने वेबसाइट लॉन्च की अपनी अहलिया के साथ, अब आप पैगाम दे रहे हैं, समझा रहे हैं। वैसे इस वक्त आप क्या कमी देख रहे हैं पाकिस्तान में? एक तो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही है, उसको उस तरह का शऊर नहीं आ रहा, सब कोशिश कर रहे हैं, उलमा कराम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, स्पोर्ट्समैन भी कर रहे हैं, आपने भी वेबसाइट एक इतनी अच्छी मैसेज कन्वे करने की, शऊर देने के लिए। लेकिन क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्या कमी है और क्या करना चाहिए इस वबा से बचाव के लिए? किस तरह देहातों में, शहरों के अंदर इक़दाम करने चाहिए? डॉक्टर तारिक साहब। जी फैसल, मैं उस पर आता हूँ। पहले डॉक्टर नाहिद उस्मानी का शुक्रिया और तारिक इब्राहिम का, और उन लोगों को सैल्यूट जो फिजिशियंस अमेरिका में फ्रंट लाइन में है और जो पेशेंट टेक केयर कर रहे हैं। हमें सब उन सब के लिए हम वी फील वेरी प्राउड अबाउट देम कि इतनी सेक्रीफाइस दे रहे हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर नाहिद उस्मानी बताएंगे कि अपना और बहुत सारी चीज़ें कर रही है पाकिस्तान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। जहाँ तक पाकिस्तान का है, दूसरे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पाकिस्तान, जब अमेरिका जो है जिसके पास इतनी ज़्यादा सहूलत है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान लकी है कि वहाँ अभी तक इतनी शिद्दत से नहीं आया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो प्रिवेंशन है। जब तक हम ये कोशिश करें कि कम से कम केसेस हों ताकि हम उसको हैंडल कर सकें, इसलिए कि अगर शिद्दत इख्तियार कर लिया तो पाकिस्तान को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में जो आपने बताया, हमारी वेबसाइट से हम सब लोगों को एजुकेशनल वो दे रहे हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है rtcare1.com और फेसबुक पेज है @rtcare1। उस पर लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, रिसेंट अपडेट्स देख सकते हैं, हमसे जो भी सवालात हो सकती वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूँगा कि अभी जो इशू है वो लॉकडाउन के सिलसिले में हो रहा है कि लॉकडाउन कब तक किया जाए, कब तक उठाया जाए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर सारे ममालिक जो है साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो है इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है CDC के डायरेक्टर ने यह बताया है कि अगर मई के एंड तक लॉकडाउन इसी तरह से कंटिन्यू हुआ
तब भी 65,000 पीपल की हलाकत हो सकती है। अच्छा। और अगर मई 1 तक लॉकडाउन हटा दिया तो वो उससे दूर नहीं हो जाएगी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के अंदर भी और दूसरी जगह भी इस बात का जो है मॉडल जो है तैयार है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म किया तो खुदा न खास्ता ये डिज़ीज़ जो है वो दोबारा बड़ी तेज़ी से फैल जाएगी। रीमा, ये जिस तरह से आपके हस्बैंड बता रहे हैं, सूरत हाल तो फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन घबराहट होती है। अब हमारे पाकिस्तानियों को ये बड़े बहादुर हैं। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, माजी में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे यहाँ होते रहे, फायरिंग वगैरह हुई है, धमाका हुआ, तो बजाय भागने के कि पुलिस को, रेंजर्स को जगा दे, हम जाके देखते हैं कि गोली कहाँ लगी है। और धमाका जो हुआ है तो उसमें हुआ क्या है, उसके बाद दूसरा धमाका। तो हम डरने वाली कौम ही नहीं है। हमने 70,000 जाने दी हैं, शहादतें दी हैं, तो हम कहते हैं कोई मसला ही नहीं है। इस कौम को, इस कौम की औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को समझाना ज़रा टफ है, डिफ़िकल्ट है। ये बड़े इम्तिहानों से कौम गुजरी है। आप क्या कहेंगे उन ख़वातीन के लिए, जैसे आपने पहले भी कहा, उन मर्दों के लिए, उन नौजवानों के लिए, तुलबा के लिए क्या पैगाम होना चाहिए? इस वाली जंग को किस तरह से फेस करना है? बहादुरी से या डर के, छुप के, रह के, घर में रह के, सेव होके इस जंग को जीतने के लिए? देखिए फैसल, मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी आजमाइश है जो कितना अरसे तक चलेगी ये हम नहीं जानते। ये दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी सुपर पावर ये नहीं कह सकता, ये पेशन गोई नहीं कर सकता कि ये वायरस कब जाकर ख़त्म होगा। ये जो रब ताला है ना, जिसने इस आजमाइश में डाला है, वो बेहतर समझता है। और बींगे मुस्लिम हम सब का ईमान है कि अल्लाह ताला ने अगर इस दुनिया में कोई आजमाइश भेजी है तो बार बार कुरान के ज़रिए हमें बताया गया है, सब्र का मुजाहिरा करो, वबा से बचो, सब्र से काम लो। तो अगर हम इस वक्त सब्र से काम नहीं लेंगे तो उस किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। वो कहते हैं कि आप अपनी जान भी बचाएं और आप दूसरे इंसानों की जान बचाने का भी सामान पैदा कीजिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि बड़ा खूबसूरत मक़ौला है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो कितने ऐसे तरीके से ना सिर्फ आप अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि दूसरों की जान बचाने का बायस भी बन सकते हैं। और वो सिर्फ यही है, एहतियाती तदाबीर। अपने घरों में रहिए। जो लोग ये समझते हैं, इस वायरस से आगाह हैं, उनको तो अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कितना लीथल वायरस है। उनको चाहिए कि जो लोग नासमझी का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो उनके दोस्त हैं, वो उनके जानने वाले हैं, वो उनके महल्लेदार हैं या वो आम पब्लिक है, ये इसको एक जहाद के तौर पर इस बात की आगाही लोगों तक पहुँचाएँ। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो करें, लोगों को बताएं कि ये वायरस कितना लीथल है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए फैसल, अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि कितने लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। हमें जो नंबर्स बताए जाते हैं ये वो नंबर्स हैं जो जाकर अपना टेस्ट खुद करवाते हैं। अभी तक कोई ऐसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनाई गई, कोई ऐसी तंजीमें नहीं बनाई गई जो मोहल्लों में जाकर, एरियाज़ में जाकर, डिफरेंट इलाकों में जाकर अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए घरों में जाकर सबके चेकअप्स करें और पता चले कि कितने घर के अंदर, कितने घरों में कितने लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। चूँकि ये टेस्ट इतना महंगा है, एक टेस्ट करवाने जाए तो उसकी कीमत है 8,000। अब मुझे बताएं कि काम फैमिली जिनके पास इस वक्त काम नहीं है, जॉब्स लेस हो चुके हैं, लोग जो डेली वेजेस पर लोग काम करने वाले थे वो तो बिल्कुल ही नहीं जाकर चेकअप करवा सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं? तो जहाँ पर गवर्नमेंट बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी शो कर रही है और बहुत आगे आ रहे हैं, एहसास जैसे प्रोग्राम को भी वज़ीर आज़म साहब ने लॉन्च किया, अप्रिशिएट करती है आवाम, लेकिन उसके साथ साथ इस आवाम के अंदर आगाही के साथ लोगों को ये भी पता होना चाहिए, या हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो एक निज़ाम था, बल्दियाती एक निज़ाम था कि हर इलाके के लोग वो अपने इलाकों में जाएं और घरों के अंदर जाकर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पर, लोगों से पैसे मत लें, उस चीज़ के चेकअप करें कि कितने लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाला मरहला बहुत टफ है। बात है बिल्कुल कि डॉक्टर तारिक इब्राहिम, ये जो मजमूई सूरत हाल है, इस पे पैगाम क्या देंगे? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग समझ लें कि ये इस वक्त दुनिया का उनके लिए सबसे अहम काम ये है,
उनकी फैमिलीज के लिए, उनके सब लोगों के लिए, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार घूमना बैठना कोई काम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है। वो काम क्या समझते हैं डॉक्टर तारिक इब्राहिम साहब? जी फैसल साहब, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आपके चैनल को और तमाम चैनल को जो है ना खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप एक बेहतरीन पब्लिक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह तारिक और रीमा ने फरमाया, उसके अलावा ये भी डॉक्टर उस्मानी कह रही थी कि पब्लिक अवेयरनेस के अलावा और कोई इस जंग को जीतने का हमारे पास वेपन नहीं था। ओनली वे इज कि हम सोशल आइसोलेशन करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, हाथ वॉश करें और इस बात को ध्यान में रख लें कि अमेरिका जैसी वो जो है वो कोलैप्स हो गई है, वो परेशान हो गई है और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कोलैप्स हो गई हैं, उनका मेडिकल सिस्टम फेल हो चुका है इन सेंस कि वो इतने बड़े क्राइसिस को डील नहीं कर सकते हैं। तो खुदारा अपने आप को जो है इस मुल्क बीमारी से बचाएं और थोड़ी सी तदबीर है। आप देखें थोड़े दिनों की बात है, खुदा खास्ता अगर डेथ शुरू हुई पाकिस्तान में, अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है कि ऐसे हालात नहीं आए, चीज़ें कंट्रोल हैं। और एट द सेम टाइम आप कोई 1 महीना पहले पाकिस्तान आया था, कराची में मैंने लैंड किया और वहाँ जिस तरीके से इन लोगों ने वहाँ टेम्परेचर चेक किया और फॉर्म भरा, तो मैं जो है अपने चीफ मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ फिल्म के कि उन्होंने बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले किया। अब हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है यही है कि हम पेशेंस गवर्नमेंट दे रही है उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, आइसोलेशन में रहें, खुदारा आइसोलेशन में रहें और सबक हासिल करें जो कि दूसरी कंट्री में हो चुका है। और मैंने कल आपके चैनल की तरफ से सुना था कि कोई मौलवी साहब फरमा रहे थे कि हम मस्जिद में जाएंगे और मस्जिद में वीरान हो रही है और हम वीरान नहीं होने देंगे। तो खुदारा आप मस्जिदों में ठेकेदार नहीं है, तो अल्लाह के घर हैं, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ इट। इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब रहा खाने काबा को ढाने के लिए आया था तो हज़रत आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब वहाँ गए, नेगोशिएशन हुआ, पूछा था कि आप जंग के लिए आएंगे, तो आपने कहा नहीं मैं जंग के लिए नहीं आया, हमने जो मेरे ऊँटों को कब्जा कर लिया, 100 के करीब वो ऊँट थे, मुझे ऊँट वापस कर दे। उसने कहा फिर खाने काबा का, उसने कहा खाने काबा अल्लाह का घर है तो अल्लाह विल टेक केयर। तो भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मस्जिदों का ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह, जब आएगा तो बहुत अच्छी बात की, फिर जो है बहुत अच्छी बात की। मेरे पास वक्त इस ट्रांसमिशन का ख़त्म हो गया है। मैं आप तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ, रीमा खान का, उनके हस्बैंड डॉक्टर तारिक शहाब का, डॉक्टर तारिक इब्राहिम का, डॉक्टर कैसर सजाद का, सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस ट्रांसमिशन के अंदर शरीक हुए। असल मामला सिर्फ एक ही है, वो है एहतियात। एहतियात नहीं करेंगे ये बीमारी गले पड़ जाएगी, आपके अपनों के। ये बहादुरी से लड़ने वाली बीमारी नहीं है, इसके अंदर बुज़दिली का मुजाहरा करना है। छुप जाएं, घरों में रहें, दूर रहें, इस तरह जीत सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। ट्रांसमिशन ये ख़त्म करो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।